क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग आपकी अहमियत को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब आप उनके लिए मौजूद नहीं होते, सेवा करने या उन्हें खुश रखने के लिए? रोम के 5 अच्छे सम्राटों में से आखिरी सम्राट मार्कस ऑरेलियस धोखे, नुकसान और निराशाओं से घिरे होने के बावजूद अपनी शांत चित्तता, गरिमा और शक्ति को बनाए रखा। लेकिन आपका क्या होगा अगर आप उन लोगों को अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते रहे जिन्होंने आपको कभी सही मायने में देखा ही नहीं? इसका जवाब दुखद है। उनका भी वही हाल होगा जो अपनी भावनाओं जैसे चिंता, निराशा, अकेलापन पर नियंत्रण नहीं कर पाते और अंत में दूसरों की जिंदगी जीने का अफसोस लेकर जाते हैं, अपनी नहीं। वहीं दूसरी ओर जो लोग इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को अपनाएंगे, उनमें एक ऐसी अंदरूनी ताकत विकसित होगी जो इतनी शांत और इतनी शक्तिशाली होगी कि जिन लोगों ने कभी आपको कम आंका था वे सोचेंगे, इन्होंने इतना बदलाव कैसे लाया? इसीलिए मैं आपको अंत तक देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आगे जो बताया जाएगा वह केवल किसी को हताश छोड़ना नहीं है। यह स्वयं का ऐसा स्वरूप बनना है जिसे कोई और नियंत्रित न कर सके। खामोशी में एक ऐसी शक्ति है जिसे ज्यादातर लोग तब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाते जब तक वे इसे स्वयं अनुभव न कर लें। जब कोई आपकी अहमियत कम समझता है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है प्रतिक्रिया देने की, अपनी कीमत साबित करने की, अपनी भावनाओं को समझाने की, अपने कामों को सही ठहराने की। लेकिन ठीक यहीं पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा उन लोगों को मसाला देंगे जो पहले से ही आपका अनादर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने इस बात को गहराई से समझा था जब उन्होंने लिखा था कि सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन जैसे न बने। इस अर्थ में खामोशी आवाज का अभाव नहीं है, यह नियंत्रण की उपस्थिति है। यह आपके अपने मन पर प्रभुत्व है जब आपके अंदर सब कुछ ध्यान खींचने के लिए चीख रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अलगाव, अस्वीकृति या निराशा से गुजर रहे हैं जिस पर आपको भरोसा था। स्वाभाविक इच्छा होती है फोन उठाने की, संदेश भेजने की, यह समझने की कोशिश करने की कि क्या हुआ, जवाब ढूंढने की। फिर भी कई मामलों में खामोशी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है जो आप दे सकते हैं, क्योंकि यह पासा पलट देती है। जब आप गायब हो जाते हैं तो वे लोग जिन्होंने आपको कम आंका था ये सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं, क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। ये वही क्षण होता है जब आपकी अहमियत फिर से बढ़ने लगती है, इसलिए नहीं कि आपने खुद को समझाया, बल्कि इसलिए कि आप ओझल हो गए। एक ऐसी खामोशी भी होती है जो सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि उत्पादक होती है। यह तब होती है जब आप पीछे हटने के समय का उपयोग खुद को फिर से बनाने, दर्द को प्रेरणा में बदलने के लिए करते हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति आपसे पीड़ित होने की उम्मीद करता है, आप विकसित हो रहे होते हैं, मजबूत बन रहे होते हैं, अपनी बाहरी पहचान बदल रहे होते हैं, अपने शरीर में सुधार कर रहे होते हैं, कुछ नया सीख रहे होते हैं। जिन लोगों ने आपको ठुकराया उन्हें इस बात से ज्यादा असहज कुछ भी महसूस नहीं कराता कि आप बिना कुछ साबित किए समृद्ध हो रहे हैं। उत्पादक खामोशी एक तरह का आंतरिक पुनर्जन्म है। यह बिना शब्दों के संवाद करती है। यह दिखाती है कि आपने समझ लिया है कि आपकी कीमत किसी और की धारणा पर निर्भर नहीं करती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि एक व्यक्ति दूसरों से ऊपर तब उठता है जब वह स्वयं से ऊपर उठता है, और ठीक ऐसा ही तब होता है जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उद्देश्य के साथ कार्य करना शुरू करते हैं। एक और तरह की खामोशी होती है जिस पर कुछ ही लोग महारत हासिल कर पाते हैं, रणनीतिक खामोशी। यह तब होती है जब आप न तो अपनी भावनाओं को दिखाते हैं और न ही अपने इरादों को। जब आप संदेह को अपने लिए काम करने देते हैं, खुद को सही ठहराने के बजाय आप अवलोकन करते हैं, खुद को समझाने के बजाय आप पीछे हट जाते हैं। यह उन लोगों को भ्रमित और अस्थिर कर देता है जिन्होंने एक विस्फोटक प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि शांत चित्तता एक प्रकार की शक्ति है। जब दूसरा व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप बस अविचलित रहते हैं तो वे अपना नियंत्रण खो देते हैं।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश में खुद को यातना दे रहा होता है, तब आप शांति में होते हैं, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। खामोशी का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसकी अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मस्तिष्क वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे किसी नशे की लत से छूटने पर करता है। इसका मतलब है कि अपनी ध्यान और उपस्थिति वापस लेने से आप दूसरे व्यक्ति में एक खालीपन, क्षति और भ्रम की भावना पैदा करते हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य हेरफेर करना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। खामोशी दूसरे व्यक्ति को दंडित करने के बारे में नहीं है, यह स्वयं को मान्यता की आवश्यकता से मुक्त करने के बारे में है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी को यह समझाने की कोशिश में खुद को थका दिया कि आप कीमती हैं। आपने कितनी रातें गंवाई, कितनी बातचीत दोहराई, कितनी बार आपने छोटा महसूस किया क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने आपको देखा ही नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आपने वह सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाई होती, उस समय का उपयोग बढ़ने, सीखने और स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनने में किया होता। यह अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई खामोशी का प्रभाव है। यह उस ऊर्जा को बदल देती है जिसने एक बार आपको नष्ट किया था, अब आपको बनाने वाली चीज में बदल देती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण तब देखा जा सकता है जब हम उन सार्वजनिक हस्तियों को देखते हैं जिन्हें बदनाम किया गया और उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश करने के बजाय खामोशी को चुना। हैरी स्टाइल्स, जिस समूह ने उन्हें दुनिया में पहचान दी थी, उसके भंग होने के बाद उन्होंने अपनी कीमत साबित करने के लिए साक्षात्कार नहीं दिए। वे कुछ समय के लिए गायब हो गए, खुद पर काम किया, कलात्मक रूप से परिपक्व हुए और एक एकल करियर के साथ लौटे जिसने सभी उम्मीदों को पार कर दिया। उनकी खामोशी किसी भी बयान से ज्यादा जोर से बोली। उन्हें खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने बस परिणामों को बोलने दिया। खामोशी असहज होती है क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति को अपने खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर करती है, और ठीक इसीलिए यह इतनी शक्तिशाली है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी ही गूंज सुनने की जगह बनाते हैं, और अक्सर वह गूंज अफसोस की आवाज होती है। लोग आपकी उपस्थिति, आपके संदेशों, आपकी देखभाल के आदी हो जाते हैं, और जब यह सब गायब हो जाता है तो इसका प्रभाव विनाशकारी होता है। यह उसी क्षण होता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस की खामोशी पर सच्ची शिक्षा दूसरों के साथ रिश्तों से कहीं आगे जाती है। उन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति जो अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वह उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो किसी शहर को जीतता है। खामोशी इस महारत के लिए प्रशिक्षण है। यह आवेग को रोकने का अभ्यास है, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेने का, शांत रहने का चुनाव करने का, तब भी जब सब कुछ इसके विपरीत की मांग करता प्रतीत हो। यह वह जगह है जहां आप अपने ऊपर नियंत्रण पुनः प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप बिखर जाते हैं, जब आप खामोश रहते हैं तो आप एकाग्र होते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ प्रदर्शित किया जाता है, जहां हर विचार पोस्ट किया जाता है और हर भावना साझा की जाती है, खामोशी विद्रोह का एक रूप बन गई है। खामोश रहना कुछ साबित करने की निरंतर आवश्यकता का विरोध करना है। यह भीतर झांकना और यह समझना है कि जिसे देखने की जरूरत है वह देखेगा, जिसे समझने की जरूरत है वह समझेगा, और जो नहीं देखना चाहता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोशी ताकत की भाषा है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कम आंके तो शब्दों से या स्पष्टीकरण के प्रयासों से प्रतिक्रिया न दें, अनुपस्थिति से प्रतिक्रिया दें। खामोशी को आपके लिए बोलने दें, और जैसे जैसे यह आपको खोने वाले के दिमाग में गूंजती है, आप बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं और विकसित होते हैं। यह उस तरह की शक्ति है जिसे मार्कस ऑरेलियस ने एक भी शब्द की आवश्यकता के बिना सिखाया। खालीपन को ज्ञान में और खामोशी को जीत में बदलने की शक्ति। निर्लिप्तता सबसे कठिन गुणों में से एक है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन यह सबसे मुक्तिदायक भी है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि मनुष्य का अपने मन पर तो नियंत्रण है, लेकिन बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझना स्वयं को महत्व न दिए जाने के दर्द से मुक्त करने का पहला कदम है, क्योंकि वास्तव में पीड़ा इस बात से पैदा नहीं होती कि दूसरे आपके साथ क्या करते हैं, बल्कि इस बात से कि आप उनकी हरकतों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। निर्लिप्तता तब शुरू होती है जब आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो कभी आपकी पकड़ में थी ही नहीं। बहुत से लोग अपना जीवन उन लोगों द्वारा देखे जाने, चुने जाने, प्यार किए जाने की कोशिश में बिता देते हैं जिन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे रुकना नहीं चाहते, और वे जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा अपनी अहमियत खोते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन निर्भरता का एक चक्र बनाता है, ध्यान के छोटे छोटे टुकड़ों की तलाश करता है और उसे प्यार समझ बैठता है। लेकिन जब आप अंततः अलग होने का फैसला करते हैं, जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका किसी के दिल पर कोई अधिकार नहीं है, तो एक ऐसी हल्कीपन की भावना उभरती है जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया होगा। यह वह क्षण होता है जब आपको एहसास होता है कि आपको कैद करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि अकेले रहने का डर है। भावनात्मक निर्लिप्तता प्यार करना जारी रखने की कला है, लेकिन बिना किसी को अपने अधिकार में रखने की जरूरत के। यह अतीत को देखना है और अब क्रोध महसूस न करना, केवल सीखना है। यह समझना है कि हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है और कुछ लोग केवल आपको खुद से ज्यादा प्यार करना सिखाने आए थे। जब आप ये महसूस करते हैं तो स्वीकार किए जाने की बेचैनी गायब हो जाती है। आप अपने संतुलन का केंद्र बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर की कोई गांठ अंततः खुल गई है, शांति के लिए जगह बना रही है। इसका एक सरल उदाहरण उन रिश्तों में पाया जा सकता है जो दर्दनाक तरीके से समाप्त होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपको कम आंका, धोखा दिया या आपकी जगह किसी और को रख दिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह दिखाना होता है कि आप बेहतर हैं, कि आप ठीक हैं, कि आप आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार अभी भी निर्भरता है। यह दूसरे व्यक्ति को यह साबित करने जैसा है कि आप खुश हैं, जबकि वास्तविकता में सच्ची स्वतंत्रता कुछ भी साबित करने की जरूरत न होना है। सच्ची निर्लिप्तता तब होती है जब आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं और जो कुछ भी आपने अनुभव किया उसके लिए केवल कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने उससे सीखा और आगे बढ़े। इसी बिंदु पर शक्ति का संतुलन बदल जाता है। निर्लिप्त होना का मतलब अतीत को वहीं छोड़ देना भी है जहां वह है। आप कितनी बार पुरानी बातचीत, सहेजी गई तस्वीरें, ऐसे संदेश देखने वापस जाते हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। यह एक ऐसे घाव को फिर से खोलने जैसा है जो पहले से ही ठीक हो रहा था। निर्लिप्तता के लिए मिटाने, साफ करने, जगह खाली छोड़ने का साहस चाहिए। यह यादों के बोझ को एक नई शुरुआत की हल्कीपन से बदलने जैसा है। व्यवहार पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि जब आप उन ट्रिगर्स को हटा देते हैं जो आपको पुरानी भावनात्मक स्थितियों से जोड़ते हैं, तो मस्तिष्क खुद को फिर से प्रोग्राम करता है। हर वह याद जिसे आप जाने देने का फैसला करते हैं, वह आपके स्वयं के एक नए संस्करण के लिए जगह बनाती है। सोशल मीडिया आधुनिक निर्लिप्तता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको कुछ दिखाना है, कि आपको पोस्ट करना है, कि आपको यह साबित करना है कि आप बेहतर हैं। फिर भी आप जितना अधिक दिखाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपनी मूल पहचान से दूर होते जाते हैं। ऐसा लगता है मानो आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हों, बजाय इसके कि आप सचमुच अपने लिए जीवन जी रहे हों। अनासक्ति का अर्थ है दिखावा करने की जरूरत को छोड़ देना भी। ये दर्शकों की जरूरत के बिना अपने स्वयं के विकास को अपनाना है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और जब आपका मन तुलनाओं और दूसरों की अपेक्षाओं में फंसा हो, तब अच्छे विचार रखना असंभव है। अनासक्ति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, तभी लोग आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब आप ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो वे लोग जिन्होंने आपको खोया था, आपको याद करने लगते हैं। जब आप जरूरतमंद दिखना छोड़ देते हैं, तो आप उत्सुकता जगाते हैं।
और जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है तभी लोग आपको ढूंढने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनासक्ति आपकी शक्ति को बहाल करती है। और जिन लोगों ने आपको कम आंका था, जब वे यह महसूस करते हैं कि अब उनका आपकी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो उन्हें एक गहरी खालीपन महसूस होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जेनिफर लोपेज की कहानी है। उन्होंने उथल पुथल भरे रिश्तों का अनुभव किया, उनकी आलोचना हुई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। फिर भी उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं बताया। उन्होंने चुपचाप काम किया, अपना जीवन फिर से संवारा, और आज उन्हें उन लोगों के लिए नहीं पहचाना जाता जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी, बल्कि उस व्यक्ति के लिए पहचाना जाता है जो वे बन गईं। उनकी अनासक्ति ही उनकी सफलता का ईंधन थी। जबकि कई लोगों को उनके टूटने की उम्मीद थी, वे बस खिल उठी। यह दर्शाता है कि अनासक्ति कोई कठोरता नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति अनासक्त होना सीख जाते हैं, उनका भावनात्मक स्वास्थ्य कहीं अधिक स्थिर होता है। जब आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो आपके प्रभाव से परे हैं, तो आपके तनाव और चिंता का स्तर तेजी से गिर जाता है। आपका शरीर शांत हो जाता है, आपका मन धीमा हो जाता है और आपकी नींद में सुधार होता है, क्योंकि आप अपरिहार्य से लड़ना बंद कर देते हैं और जो है उसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और स्वीकृति ही शांति की जननी है। हालांकि अनासक्ति कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे दबाकर आप तुरंत सब कुछ बदल दें। यह एक प्रक्रिया है। इसमें दोहराव, जागरूकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको लालसा महसूस होगी, आप वापस लौटना चाहेंगे, आप दोबारा पुरानी आदतों में फंसेंगे। लेकिन हर बार जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से फिर से जुड़ने की इच्छा का विरोध करते हैं जो आपकी भलाई के लिए सही नहीं है, तो आप अपने मन को मजबूत कर रहे होंगे। यह एक मांसपेशी की तरह है जो उपयोग से मजबूत होती जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि बाधा ही मार्ग है, और दर्द का हर क्षण वास्तव में आध्यात्मिक विकास का एक अवसर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनासक्ति आपको अधिक प्रभावी ढंग से प्यार करना भी सिखाती है, क्योंकि जब आप निर्भर न रहना सीख जाते हैं तो प्रेम एक कारावास नहीं रह जाता, बल्कि एक चुनाव बन जाता है। आप जरूरत से नहीं बल्कि सच्ची आत्मीयता से जुड़ना शुरू करते हैं। और जो अकेले में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, वे ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं जो स्वयं भी आत्मनिर्भर होते हैं। अनासक्ति शुद्ध संबंधों को बढ़ावा देती है, क्योंकि आप प्रामाणिक चीजों के अलावा बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। और यह सब एक साधारण क्रिया से शुरू होता है। जिद करना छोड़ना, अपनी सफाई देना बंद करना और पहचान के लिए भीख मांगना छोड़ देना। जब आप छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। जो सचमुच आपका है वह स्वाभाविक रूप से वापस आता है, जो नहीं है वह बस घुल जाता है। और इस प्रक्रिया के बीच में आप कुछ ऐसा उजागर करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वह आजादी जिसकी आपने दूसरों में तलाश की थी, वह हमेशा आपके भीतर ही रहती थी। अनासक्ति अंततः आत्म प्रेम का उच्चतम रूप है। यही वह है जो उन लोगों को निराशा में डाल देता है जिन्होंने आपको खोया था, क्योंकि जहां दूसरों ने आपको टूटा हुआ देखने की उम्मीद की थी, वहीं आपने खुद को फिर से बनाया। जबकि उन्होंने आपको खोया हुआ समझा था, आप खिल उठे। और जब उन्हें आखिरकार एहसास होता है कि अब उनका आप पर कोई अधिकार नहीं है, तभी पछतावा पैदा होता है। लेकिन तब तक आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे होते। आप खामोशी में हल्के मन और शांत चित्त के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। किसी व्यक्ति की सच्ची ताकत तब प्रकट होती है जब वह अराजकता के बीच भी शांत रह पाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यदि कोई बाहरी चीज आपको परेशान करती है तो वह चीज खुद नहीं है जो आपको परेशान करती है, बल्कि उस पर आपका निर्णय है। यह अंतर्दृष्टि दर्शाती है कि घटनाएं खुद हमारी शांति नहीं छीनती, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं ऐसा करती हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा है, एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। अधिकांश लोग चिढ़ जाते हैं, कोसने लगते हैं और महसूस करते हैं कि तनाव उन्हें घेर रहा है। लेकिन स्टोइकवाद के अनुसार
यह प्रतिक्रिया एक चुनाव है। स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है और जो सचमुच मायने रखता है वह आत्मनियंत्रण है। यही स्टोइक ज्ञान का सार है, यह समझना कि क्या आपकी शक्ति में है और क्या नहीं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि मौन और भावनात्मक नियंत्रण सच्ची परिपक्वता के लक्षण हैं। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है। दूसरे शब्दों में, जब आप भावनात्मक आवेश पर आत्मनियंत्रण चुनते हैं तो आप स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। इस अर्थ में मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह आवेग में प्रतिक्रिया न करने, कार्य करने से पहले अवलोकन करने और अपनी मानसिक शांति को दूसरों के हाथों में न सौंपने का चुनाव है। ऐसे व्यापक प्रदर्शन के युग में और सब कुछ दिखाने की निरंतर इच्छा में मौन को विकसित करना एक विशिष्ट लाभ बन जाता है। जहां कई लोग अपनी कीमत साबित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, वहीं जो लोग खामोशी से काम करते हैं वे एक ठोस नींव बनाते हैं, बिना किसी भटकाव के प्रगति करते हैं और जब परिणाम सामने आते हैं तो सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। इसी खामोशी में मन को स्पष्टता मिलती है और आत्मा मजबूत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने तालियों की तलाश नहीं की। उन्होंने अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बीच सामंजस्य चाहा। यही सच्ची जीत है। स्वयं पर महारत हासिल करना, दृढ़ रहना और आगे बढ़ते रहना, भले ही आसपास की दुनिया चीखती हुई क्यों न प्रतीत हो। जीवन एक मौन निर्माण है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि सच्ची महारत दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि स्वयं पर महारत हासिल करने में निहित है। जब उन्होंने कहा, हम में से प्रत्येक के साथ जो होता है वह पूरे की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, तो वे हमें याद दिला रहे थे कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़े संतुलन का हिस्सा है और इसका विरोध करने से केवल दुख ही बढ़ता है। यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि परिस्थितियों से लड़ने के बजाय हमें उनके साथ बहना सीखना चाहिए। हर अनुभव से ज्ञान निकालना चाहिए। रहस्य शांति के साथ कार्य करने में निहित है, भले ही हमारे आसपास अराजकता हावी क्यों न प्रतीत हो। आज हम ऐसे समय में रहते हैं जहां मौन लगभग एक विद्रोह का कार्य है। लोग तत्काल जवाब, त्वरित पहचान और निरंतर स्वीकृति चाहते हैं। बाहरी शोर इतना तीव्र है कि बहुत कम लोग अपने मन की आवाज सुन पाते हैं, लेकिन यह ठीक मौन में ही है कि सच्चा विकास होता है। अपने जीवन को चुपचाप व्यवस्थित करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक कार्य है, क्योंकि यह आपको उस एकमात्र चीज का नियंत्रण देता है जो सचमुच मायने रखती है, स्वयं आप। और जो स्वयं पर महारत हासिल कर लेता है वह अप्रत्याशित, अडिग, लगभग अजेय हो जाता है। कल्पना कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे उन लोगों ने नजरअंदाज किया, कम आंका या यहां तक कि अपमानित भी किया जिन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी। सबसे आम प्रतिक्रिया कुछ साबित करने की कोशिश करना होगा, ये दिखाना कि वे कितने बदल गए हैं, वे कितने विकसित हुए हैं, वे कितने बेहतर बन गए हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं को समझने वालों को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन खामोशी में आगे बढ़ना है, तालियों की तलाश किए बिना बढ़ने, सीखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह का रवैया गहरा प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपका आत्मसम्मान बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं है। यहीं पर सच्चा उलटफेर होता है। जब दूसरे अभी भी बातें कर रहे होते हैं तब आप कार्य कर रहे होते हैं। जब वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे सफल हुए तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, वास्तविक परिणाम बनाते रहते हैं। यह अनुशासन की अदृश्य शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि सबसे अच्छा बदला अन्यायपूर्ण व्यक्ति जैसा न बनना है, जिसका अर्थ है कि अस्वीकृति, उपेक्षा या किसी भी प्रकार के अपमान की सबसे समझदार प्रतिक्रिया अपनी अखंडता बनाए रखना है, अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना जारी रखना है, भले ही कोई इसे स्वीकार न करे। सबसे बड़े लाभ तब मिलते हैं जब आप दर्द को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं।
जब कोई आपको कम आंकता है तो अहंकार उन्हें गलत साबित करना चाहता है, लेकिन ज्ञान आपको उस ऊर्जा को ध्यान और निरंतरता में बदलने की शिक्षा देता है। जीत चिल्लाने से नहीं मिलती, यह दृढ़ता से मिलती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मौन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को फलने फूलने के लिए भी मौन की आवश्यकता होती है। यही सच्चा स्टोइक मार्ग है। देखे जाने की आवश्यकता के बिना बढ़ना, अपमानित करने की आवश्यकता के बिना जीतना और वहां ताकत ढूंढना जहां ज्यादातर लोग केवल कमजोरी समझते हैं। ऐसे शोरगुल भरे संसार में जो मौन में कार्य करना सीख जाते हैं वे दुर्लभ हो जाते हैं, और जो दुर्लभ होता है वह उत्सुकता, सम्मान और अनिवार्य रूप से प्रशंसा जगाता है। लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि कुछ बदल गया है, भले ही वे यह न समझ पाए कि वह क्या था, और यहीं पर शक्ति निहित है। आप उन लोगों को निराशा में छोड़ देते हैं जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी खामोशी शांति में बदल गई है, और आपकी शांति किसी भी बाहरी स्वीकृति से ज्यादा मूल्यवान हो गई है। जीवन मौन चुनावों का एक क्रम है जो हमें आकार देता है। जहां कई लोग दुनिया को कुछ साबित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, वहीं जो सचमुच बढ़ते हैं वे देखे जाने की आवश्यकता के बिना कार्य करना सीख जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि सच्ची ताकत आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है, न कि दूसरों को नियंत्रित करने से। जब आप इन शिक्षाओं को लागू करते हैं तो आपको यह एहसास होने लगता है कि आपको खुद को सही ठहराने, प्रतिस्पर्धा करने या बहुत कम ही हताश होकर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी, निरंतरता और जागरूकता के साथ जी। यदि यह संदेश आपके साथ मेल खाता है तो कृपया इसे किसी खास व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आपको लगता है कि इसे आज सुनने की जरूरत है। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।